हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हानशेंग ने चंग से कहा होता है कि ये हेवन डिफाइंग स्टोन है और तुम्हें आसपास की जगहों से इसे कलेक्ट करके लेके आना है। हमारे पास में जितने भी लोग हैं ना उन सभी को कह दो कि वैसे स्टोन ढूंढने में लग जाएं। याद रखना ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से किसी की भी लापरवाही को मैं सहन नहीं करूंगा। चैंग सोच रहा होता है ये तो वही स्टोन है जो कि मास्टर ने मेरी हेल्प करने के लिए यूज किया था। लगता है कि मास्टर फिर से ना हेवन के खिलाफ जाने वाले हैं। आगे जो हमारा हानशेंग होता है वो एक वाटरफॉल के पास में आ गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि पहले मुझे लगा था कि मेरे पास में काफी सारा टाइम बचा हुआ है, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं बिल्कुल गलत था। आखिर मैं ये कैसे सोच सकता हूँ ना कि हेवंस के रहते हुए मेरी लाइफ पीसफुल हो सकती है। वो कमीना हेवनली डाउन ना मुझे कभी खुश नहीं देख सकता। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर मैंने खून की नदियां बहाई थी। मेरे रास्ते में आने वाली हर एक चीज को ना मैं डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिर्फ पावरफुल बनने के लिए मैं लाखों लोगों को मार डाला था। लेकिन मेरी इस लाइफ के अंदर ना मैंने सारी चीजें नहीं करी। मैं सोचा कि पावर के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा ताकि किसी को मेरी वजह से ना कोई तकलीफ ना हो। पर लगता है कि कुछ लोगों को तो मेरे एग्जिस्टेंस से भी दिक्कत है और इसी वजह से अब पावरफुल बनने के रास्ते पे मुझे लौटना होगा। इन लोगों को दिखाना होगा कि मैं जानबूझ के पावरफुल नहीं बन रहा था। आज भी अपनी पावर को रिगेन करना मेरे हाथों में ही है। आज मैं यहाँ पे इस वाटरफॉल का यूज करते हुए अपनी बॉडी को स्वॉर्ड बॉडी बना लूंगा। अब चाहे इसके लिए मुझे कितना ही पेन क्यों सहना पड़े, मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि अब हेवन के खिलाफ जाने में एक पावरफुल बॉडी मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फिर जो हमारा हानशेंग होता है वाटरफॉल के नीचे बैठ गया होता है। वाटरफॉल के पानी के प्रेशर की वजह से हानशेंग की बॉडी पे काफी चोटें भी आ रही होती है। हानशेंग बोल रहा होता है कि आज ये तेज पानी की धार मेरी बॉडी को काफी शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर जो हमारा हानशेंग होता है पूरी की पूरी वाटरफॉल को अपने ऊपर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड ली को, जो कि मिस ली के पास में बैठे हुए होते हैं। लॉर्ड ली बोल रहे होते हैं कि बचपन से ही मेरी बच्ची सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन गॉड ने कभी मेरी बच्ची के साथ ना जस्टिस नहीं किया। बचपन से ये काफी टैलेंटेड थी, लेकिन सिर्फ ना बोल पाने की वजह से इसने बचपन से ह्यूमिलिएशन देखी है और अब जाके जब इसके से कुछ ठीक हो रहा था तब गॉड ने मेरी बच्ची से उसकी लाइफ ही छीन ली। सच में गॉड, आखिर आप इस बच्चे के साथ में इतना गलत कैसे कर सकते हो? अगर आपने मेरे बच्चे के साथ में इतना बुरा किया ना तो मैं आपको कभी प्रे नहीं करूंगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं ब्रदरली शांत हो जाओ, अभी यहाँ पे ये सब कुछ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। अंकल गुयू में बोल रहे होते हैं कि हाँ अभी हानशेंग गया हुआ है ना, अगर उसने कहा है ना कि वो मिस ली को ठीक कर सकता है तो इनको पक्का से ठीक कर देगा। हमें हमारे हानशेंग के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो कमरे में एंटर कर जाता है। सभी लोग हानशेंग घेरते हुए बोल रहे होते हैं क्या हुआ हानशेंग, आखिर तुम पिछले 10 दिन से कहाँ पे गए हुए थे और क्या तुम्हें मिस ली के इलाज के लिए कुछ मिला क्या? मिस ली को उठाते हुए हानशेंग बोल रहा होता है माफ करिएगा पर आप लोग एक्सप्लेन करने का ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑलरेडी हम लोग के 10 दिन खराब हो चुके हैं और अब किन्रो को जगाने के लिए ना हम एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। तभी जो चैंग होता है वो भी हानशेंग के पास में स्टोन्स लेके आ जाता है। हानशेंग बोल रहा होता है माय लॉर्ड, ये सारे के सारे हेवन डिवाइन स्टोन्स हैं। आसपास के 100 मील के एरिया में जितने भी स्टोन्स थे ना हमने सारे के सारे ले लिए। ग्रैंडपा बोलते हैं हानशेंग, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो? मिस ली को फॉर्मेशन के बीच में रखते हुए हानशेंग बोल रहा होता है माफ करना ग्रैंडपा, मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ ना वो थोड़ा रिस्की होने वाला है, तो इसी वजह से आप अंकल और बाकी सभी लोग ना या तो दूर चले जाओ। मेरे आसपास में रहना अभी किसी के लिए भी सेफ नहीं है। हानशेंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे 9 पैलेस और 8 डायग्राम फॉर्मेशन बना रहा हूँ। इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए आप किसी भी इंसान को हेवन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब तक कि अगला इंसान इस फॉर्मेशन के अंदर रहेगा हेवन से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरीके से जब मैं हेवन से फाइट करूंगा ना तो किन्रो के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा और मुझे मौका ही मिल जाएगा इसके सोल मार्क को डिस्ट्रॉय करने का। फिर जो हानशेंग होता है वो अपने स्पेल्स पढ़ते हुए अपने ब्लड को स्टोन के ऊपर डाल देता है। फिर जो हमारा हानशेंग होता है वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से किन्रो के आसपास में एक बैरियर बन गया होता है। हानशेंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे किन्रो की सेफ्टी का इंतजाम कर लिया, अब कुछ देर के लिए इसकी बॉडी और इसकी सोल पूरी से प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे वक्त आ चुका है अपने रियल काम को स्टार्ट करने का। फिर जो हमारा हानशेंग होता है वो काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। हानशेंग की एनर्जी की वजह से मौसम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वही ग्रैंडपा और अंकल सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, आखिर हमारे बच्चे के पास में इतनी खतरनाक एनर्जी कैसे आ सकती है? ये एनर्जी इतनी खतरनाक है ना कि इसने मौसम का रुख तक मोड़ दिया। हेवंस की तरफ पॉइंट करते हुए हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से काफी दिक्कत है ना, जब देखो बिना किसी बात के मेरे लोगों पे दिक्कतें डालते रहते हो। आखिर तुम्हारे पास में क्या हक है हमारी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने का? मुझसे तुम्हारी दुश्मनी फिर भी समझ में आती है, पर किन्रो तो मासूम थी ना, उसे भी गलती भी नहीं थी। सच कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं कभी भी हेवन से खिलाफ नहीं जाऊंगा और अपनी लाइफ को ना काफी ज्यादा पीसफुली जीऊंगा, पर तुमने यहाँ पे जानबूझ के मेरी दिक्कतें क्रिएट करी ताकि मुझे तुमसे फाइट करनी पड़े। तो ठीक है फिर आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है।
तभी जो वहाँ पे हेवंस होते हैं वो काफी खतरनाक लाइटिंग बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। शॉक होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या हानशेंग की बातों की वजह से हेवंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है क्या, और आखिर ये बच्चे से फालतू बातें कर क्यों रहा है। हानशेंग सोच रहा होता है कि मेरे पास एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसका यूज करते हुए ना आप काफी जल्दी पावरफुल बन सकते हो, और यही टेक्निक थी जिसकी वजह से हेवंस को लास्ट टाइम मुझे दिक्कत भी हो गई थी, क्योंकि इसका यूज करते मैं काफी जल्दी पावरफुल बन रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर हेवनली डाउ के बराबर पहुंच जाता। इसी वजह से उन लोगों ने मुझे पहले ही मरवा दिया, और मुझे भी पता था ना कि इस टेक्निक को यूज करना सही नहीं है। यही रीजन था कि अपनी इस लाइफ के अंदर मैं इसको यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब जगह इतनी दिक्कतें क्रिएट हो ही चुकी है तो मुझे इसका यूज करना होगा। ये है मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक, द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू। अब मैं यहाँ जब तक फाइट करता रहूंगा मैं ब्रेक थ्रू करता रहूंगा, चाहे मेरे सामने कितना ही पावरफुल ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, मैं उसकी पावर को मैच कर सकता हूँ। फिर जो हमारा हानशेंग होता है ब्रेक थ्रू करते हुए और जिलम के मिस्टर जो पहुंच जाता है। शॉक होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या हानशेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब ये थोड़ी देर पहले प्रोफाउंड रिलम पे था और अब ये एकदम से स्टेज के मिडिल में पहुंच चुका है। आखिर यहाँ पे जो ये बच्चा है वो जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहा है। वहीं दूसरे देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जो हमारा जनरल की शुआंग है वो क्या करने की सोच रहे हैं। वही हानशेंग को हवा में उड़ते हुए देख के एम्पर भी काफी शॉक रह गए होते हैं। एम्पर बोल रहे होते हैं जहाँ तक मुझे याद है हानशेंग तो प्रोफाउंड रिलम पे था ना, आखिर जो उसकी कल्टीवेशन थी वो इतनी कैसे बढ़ गई क्या वो हवा में उड़ पा रहा है। मुझे यहाँ पे डर है कि ये बच्चा ना कुछ बहुत ही खतरनाक ना कर बैठे। हेवन से खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता। आज तक ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में जितने भी लोग हेवन से खिलाफ गए हैं उनका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और ये सब कुछ जानने के बावजूद हानशेंग इतनी बड़ी गलती कर रहा है। पीछे मुड़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है किनरुओ मैं इंतजार करना, जल्दी ही मैं जीत के ना वापस लौटूंगा। फिर जो हमारा हानशेंग होता है फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हानशेंग बोल रहा होता है हेवंस आज मैं किनरुओ के सोल मार्क को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते हुए अपनी टेक्निक का यूज करते हुए सोल मार्क को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब मार्क डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तभी जो हेवंस होते हैं वो हानशेंग घूरना स्टार्ट कर देते हैं। हेवंस को इतने गुस्से में देख के आसपास के कंट्री के लोग भी काफी शौक रह गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ऐसा भी कौन है जिसकी वजह से जो हेवंस थी ना वो इतना गुस्सा हो चुके हैं। पिछले 100 साल जो हेवनली डाउ थे वो किसी के भी सामने नहीं आए थे, इस बार किसी ने उनको बुलाने के लिए ना उन्हें काफी गुस्सा दिलाया है। वरना नॉर्मली जो हेवनली डाउ है ना वो ह्यूमैनिटी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। वहीं एक बंदा पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है कि जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है ये तियानफेंग कंट्री के ना कैपिटल में आ रखी है, फटाफट से अपने लोगों को भेजो इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर तियानफेंग करने वालों ने ऐसा भी क्या किया जिसकी वजह से हेवंस इतना गुस्सा हो चुके हैं। अगर इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दिया ना तो दिक्कतें हमारे लिए भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रंकन मास्टर को जो कि ट्रिब्यूलेशन को देख रहे होते हैं। ड्रंकन मास्टर बोल रहे होते हैं ये बिजलियां मैं इनको पहचानता हूँ पर मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि आखिर मैं हूँ कौन। वहीं दूसरी तरफ हानशेंग बोल रहा होता है हेवनली डाउ मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका दे रहा हूँ, फटाफट से यहाँ चले जाओ और मुझे किनरुओ के सोल मार्क को डिस्ट्रॉय करने दो। अगर तुम मुझे किनरुओ के सोल मार्क डिस्ट्रॉय नहीं करने दोगे ना तो मुझे सोल मार्क के साथ में तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और इस सब के जिम्मेदार ना और कोई नहीं तुम होगे। घबराते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हानशेंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं मानता हूँ तुम्हें काफी तक गुस्सा आ रखा है लेकिन शांत हो जाओ। तुम्हें पता तुम ये बातें किसके सामने बोल रहे हो, वो हेवनली डाउ है। इस वर्ल्ड को उन्होंने क्रिएट किया है और हमको भी ना वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्लीज उनके सामने ना ऐसी बकवास बातें मत करो। चिल्लाते हुए हानशेंग बोल रहा होता है कि हेवनली डाउ ने ना हम लोग को नहीं बनाया, ये बस हमसे ज्यादा पावरफुल है और हमारे पर रूल करता है। किसने कहा कि आखिर जो ये कमीना है ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ये बस बैठ कर ये देखता है ना कि आखिर जो ह्यूमैनिटी है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। हमारे इसके सामने गिरना और भीख मांगने से काफी ज्यादा पसंद है। जितना अच्छा आप लोग हेवनली डाउ को समझते हो ना ये बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं है। आखिर इसने किनरुओ को जिंदगी में इतना परेशान किया, उसकी क्या गलती थी। अगर बिना गलती के ये किसी को परेशान कर सकता है तो इसी गलतियों पे ना मैं इसको पनिश करूंगा। मैं इसको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि हम ह्यूमंस इसके नौकर नहीं हैं, ये हम लोग के ऊपर ना अपनी मर्जी को नहीं थोप सकता। तभी जो हेवनली डाउ होता है वो हानशेंग के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करते हैं, पर जो हमारा हानशेंग होता है वो उनके अटैक को काफी देर रोक लेता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हारे पास में इतनी कम पावर है क्या। हेवनली डाउ ऐसे छोटे मोटे अटैक से ना कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो कुछ पावरफुल अटैक करने होंगे। तभी जो हेवनली डाउ होता है फिर से हानशेंग पर अटैक करने के लिए अपनी लाइटिंग को प्रिपेयर करने लगते हैं। वही जो हमारा हानशेंग होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लाइटनिंग अटैक को रोकते हुए हानशेंग बोल रहा होता है कि चाहे तुम कितना ही पावरफुल अटैक क्यों ना कर लो, इस बार ना मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पे तब तक फाइट करूंगा जब तक किनरुओ का सोल मार्क डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जैसे ही वो लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय करता है तभी हानशेंग के सामने हेवनली डाउ का डॉग फेनरिर आ जाता है। हानशेंग सोच रहा होता है क्या इसने फाइट करने के लिए अपने डॉग फेनरिर को भेज दिया।
मुझे बिल्कुल भी लगा था ना कि ये हेवनली डाउ इस लिमिट तक जाएगा। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये रियल फेनरिर नहीं है, बस उसका एक क्लोन है, क्योंकि मैं अभी जिस वर्ल्ड में हूँ वो एक लोअर रियलम है। अगर इस कमजोर रियलम के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग आता है तो उस बीइंग की प्रेजेंस की वजह से ना ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है कि कमजोर है। मेरे पास में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा मौका है ना इसे फाइट करके जीतने का। जहाँ से तो ये बीस्ट तियानवा लेवल पे होगा। तियानवा लेवल मेरे लेवल से सिर्फ एक लेवल अप है। इतने पावर क्योंकि तो मैं आराम से संभाल ही सकता हूँ। तभी जब वहाँ पे फेनरिर होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फेनरिर की एनर्जी की वजह से सभी लोग यहाँ तक कि एम्पर भी अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। शॉक होते हुए एम्पर बोल रहे होते हैं कि आखिर हान शेंग इसका सामना कैसे कर पा रहा है। सच कहूँ तो ये एनर्जी इतनी डिवाइन है ना किसी सामने हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। चिल्लाते हुए हान शेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम चाहते हो कि सारे के सारे लोग तुम्हारे सामने झुके रहें और जो झुके नहीं रहते उनको तुम फोर्सफुली झुका देते हो। यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो जिसके पास में पावर है, तुमसे ज्यादा पावर तो मेरे पास में है। ये बोलते हुए हान शेंग एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों के लिए घुटनों पर रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एम्परर सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसी टेरिफाइंग पावर है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक इंसान और हेवनली बीस्ट की फाइट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आमने सामने दो बहुत ही पावरफुल गॉड्स खड़े हैं। हान शेंग की पावर इतनी टेरिफाइंग होती है कि दूसरी कंट्री के बंदे भी चल नहीं पा रहे होते हैं। शॉक होते हुए ग्रैंडपा बोलते हैं, सच में क्या ये मेरा ही ग्रैंडसन है? मैंने अपने ग्रैंडसन को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। आखिर इतनी कमाल की पावर्स को उसने कब अचीव कर लिया? वहीं हान शेंग बोल रहा होता है कि रुके हुए क्यों हो, चलो फाइट करते हैं। फेनरिर, अगर यहाँ पे तुम्हारी रियल बॉडी होती ना तो मुझे पक्का से दिक्कतें आती, पर तुम्हारी इस बेकार सी बॉडी के साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज यहाँ पे मेरे सामने खड़े होके तुमने बहुत बड़ी गलती करी है और तुम्हें पता है इस गलती की सजा है मौत। ये बोलते हुए हान शेंग फेनरिर के ऊपर काफी सारे कट्स लगा देता है, लेकिन तब जब फेनरिर होता है फटाफट से खुद को हील भी कर लेता है और फिर हमारे हान शेंग को उठा के नीचे फेंक देता है। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अभी एक लाइटनिंग पहाड़ के ऊपर गिरी और वो पूरा का पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो गया। हेवनली डाउ, प्लीज हम लोग को प्रोटेक्ट करिए। वहीं ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि हान शेंग ने अपने सर के ऊपर ना बहुत बड़ी दिक्कत मोल ले ली है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है ना जो कि हेवनली डाउ को चैलेंज कर सके और ये बच्चा अभी उनके पेट से फाइट कर रहा है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना क्या कि मैं हान शेंग कैसे रोकूं। अगर यहाँ पे इन लोगों की फाइट ऐसी कंटिन्यू रहेगी तो यहाँ पे डिजास्टर आ जाएगा। अपने सामने मैं इस कंट्री को और हर चीज को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा हूँ और सबसे बेकार बात तो यह है कि मैं यहाँ पे चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जो हान शेंग होता है वो फेनरिर को लेके सिटी से दूर जा रहा होता है ताकि यहाँ पे उनकी फाइट की वजह से आम लोगों पे कोई दिक्कत ना आए। गुस्सा करते हुए हान शेंग बोलता है एक नॉर्मल से क्लोन की इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। इस छोटे से कुत्ते को ना इसकी औकात दिखानी होगी। ये बोलते वो फेनरिर को एक बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। फिर हान शेंग अपनी सन ब्रीथिंग शॉट टेक्निक का यूज करते हुए फेनरिर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक कट लगाता है। हान शेंग बोल रहा होता है इतना काफी नहीं है, मुझे इसके बाकी मूव्स को भी यूज करना होगा। फिर हान शेंग अपने स्वॉर्ड स्लैश के सेकंड मूव को यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया होता है। हम देखते हैं ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि इस अटैक की वजह से फेनरिर के चारे पांव डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। हान शेंग बोल रहा होता है ये होने वाला है मेरा फाइनल मूव, जो कि मैंने हमारे ड्रंकन मास्टर को देख के सीखा है। ये है मेरा ब्रोकन स्वॉर्ड स्टाइल फर्स्ट फॉर्म। ये बोलते हुए फेनरिर की तरफ अपने काफी स्वॉर्ड्स को भेज देता है और वहाँ पे फेनरिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। शॉक होते हुए चोगे वाला बंदा बोलता है कि आखिर क्या मजाक चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से इस बीस्ट को ना हेवन से उतरते हुए देखा था और ये बीस्ट कम से कम भी ना टाइटन रियलम पे था। ये बीस्ट इतना पावरफुल है कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो किसे हरा सके। पर यहाँ पे मेरे सामने एक बच्चे ने अपने 3 अटैक्स के अंदर इतने पावरफुल बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर एक बच्चे के पास में इतनी कमाल की पावर कैसे हो सकती है? आखिर तियानफेंग किंगडम के अंदर कितने पावरफुल लोग रहते हैं। हान शेंग बोल रहा होता है हेवनली डाउ, तुम्हारे पहले मोहरे को मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे पता है कि तुम हार तो नहीं मानने वाले, तो अब तुमको जिसको भी भेजना है ना फटाफट से भेजो, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट करने के लिए मेरे पास में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मैं भी यहाँ पे तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना कि मेरे पास में कितनी पावर्स है। हान शेंग सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके हेवनली डाउ को बिजी रखना होगा। किनरुआ का जो सोल मार्क है ना वो उसे पैदा होने के साथ ही मिला था, इसी वजह से इसको डिस्ट्रॉय होने में ना भी काफी टाइम लगने वाला है। अगर यहाँ पे हेवनली डाउ का ध्यान बिल्कुल भी किनरुआ पर चला गया तो वो पक्का से किनरुआ के सोल मार्क को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। हान शेंग बोल रहा होता है हेवनली डाउ, तुम्हें पता है मेरी इस लाइफ के अंदर जितने भी लोग मेरे प्रोटेक्शन में हैं उन्हें तुम हाथ नहीं लगा सकते, और तुम्हें पता है तुम उनका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं सकते मेरी वजह से। जब तक कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा और उसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले भी ना एक बार नहीं सोचने वाला। ये तुम्हारे हारने की शुरुआत है। मैं तुम्हें अब यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, क्या तो डाल लो, क्योंकि तुम अब मेरे सामने जितनी बार आओगे हार के ही लौटोगे। तभी जो हेवनली डाउ होता है वो एक और फाइटर को फाइट करने के लिए भेज देता है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। घबराते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इस बार हेवंस आगे किसको भेजने वाला है। वही हेवन से फाइटर बोल रहा होता है लड़के, हेवन के सामने खड़ा होकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
अब तुम्हें यहाँ पे मौत के अलावा ना और कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि इस बंदे के पास में ड्रैगन रॉब और ब्लैक स्वॉर्ड है, पर ये निशानी तो सेजेंट्री एम्पर की है। पर आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? आज से काफी सालों पहले वो मर चुके थे। क्या सच में हांशेंग से फाइट करने के लिए हेवंस ने मरे हुए बंदे को वापस भेजा है? वहीं चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये तो एम्पर नैंजुआन है, जो कि यहाँ से पूरे 3000 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। कहते हैं कि आज तक की पूरी हिस्ट्री के ये सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर है। हमारे इस वर्ल्ड के अंदर 100 किंगडम्स हैं और उन सभी किंगडम्स के ना अपने अपने रूलर्स हैं, लेकिन अपने टाइम में ये इकलौते थे जिन्होंने इन 100 के 100 कंट्रीज को पूरी तरह जीत लिया था और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लेजेंडरी एम्पर बने थे। फिर हमें कहानी सुनाने वाला एम्पर नैंजुआन के बारे में बताता है। कहानी सुनाना बताता है कि एम्पर नैंजुआन का नाम नैंजुआन हान है, जो कि यहाँ से पूरे 3000 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। नैंजुआन हान ने नोटिस किया कि सारी कंट्रीज अलग हैं और इसी वजह सारी कंट्रीज के बीच में आपस में ही फाइट होती रहती है। इसी वजह से उसने अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सारी कंट्रीज को एक कर दिया। नैंजुआन हान से पहले और उनके बाद ये काम कोई नहीं कर पाया और इसी वजह से इनको टाइटल मिला द ग्रेट एम्पर नैंजुआन का। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री के इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्हें ग्रेट एम्पर कहा जाता है। माना जाता है कि नैंजुआन हान एक बहुत ही पावरफुल बंदे थे। सिर्फ अपने हाथों के इशारों से ये हवा का रुख मोड़ सकते थे और अपने रास्ते में आने वाले कितने पहाड़ों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ये इतने खतरनाक थे कि इन्होंने अपने वक्त में सिर्फ 10 वॉर लड़ी थी, जो कि इन्होंने 10 की 10 काफी ज्यादा इजी जीत ली थी और इसी वजह से बाकी 90 कंट्रीज ने बिना किसी वॉर के सरेंडर कर दिया था। उस टाइम के लोगों का मानना था कि गॉड से भिड़ के आप फिर भी बच सकते हो, पर ग्रेट एम्पर नैंजुआन से भिड़ के आप नहीं बच सकते। हालांकि भले ये कितने ही पावरफुल क्यों ना थे, पर थे तो ये इंसान ही। इसी वजह से इनकी एज बढ़ी और ये मर गए। इनके मरने के बाद में किसी में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो सारी कंट्रीज को एक रख सके। इसी वजह धीरे धीरे करके सारी की सारी कंट्रीज फिर से बढ़ गई और जो वॉर का सिलसिला था वो फिर से स्टार्ट हो गया। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि ग्रेट एम्पर नैंजुआन को हेवन से रीइंकार्नेट कर दिया है। ये चीज ना सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। नॉर्मल जो हेवनली डाव है उनको ह्यूमैनिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर बस यहाँ पे एक बंदे को फाइट करने के लिए उन्होंने इतने पावरफुल बंदे को रीइंकार्नेट कर दिया। आखिर हेवनली डाव को इस बंदे ने किस हद तक ऑफेंड कर दिया है कि वो इसको हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसे भले अभी बच्चा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इनका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है ना कि इनसे पावरफुल आज से सिर्फ एक ही वॉरियर हुआ है और वो और कोई नहीं हमारे स्वॉर्ड गॉड थे, जिनके साथ में क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। हांशेंग बोल रहा होता है कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मिरर हेवन की फाइट में अगर तुम बीच में आओगे तो बचोगे तो तुम भी नहीं। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एम्पर नैंजुआन बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम मुझे सिखाओगे, मैं इस वर्ल्ड का ग्रेट एम्पर हूँ और इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं ना जीता हो। मैं आज यहाँ पे तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम हेवन से खिलाफ गए हो। ये बोलते हुए एम्पर नैंजुआन अब एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह जमीन में पड़े हुए सभी लोग कांपना स्टार्ट कर देते हैं। हंसते हुए हांशेंग बोल रहा होता है, अच्छा तुमने अपने जमाने में सब कुछ जीता था, इसी वजह तुम्हें यहाँ पे लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें हरा सकता है। फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हांशेंग बोल रहा होता है कि तुम जीत इसी वजह से पाए थे क्योंकि उस जमाने में ना गु हांशेंग नहीं था। अगर तुम्हारे वक्त में मैं होता ना तो तुम कभी भी जीत नहीं पाते। सुना है कि अपनी जिंदगी में तुम कभी नहीं हारे, इसी वजह से बोल रहा हूँ मुझसे फाइट मत करो, क्योंकि मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हारा ये रिकॉर्ड ना टूटने वाला है और वैसे भी तुम्हारे इतने पावरफुल होने का क्या ही फायदा है। तुम यहाँ पे आए तो हेवन कुत्ता बन के ही हो ना, पक्का से हेवन ने इसके बदले में तुम्हें कोई बिस्किट डाली होगी। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एम्पर नैंजुआन बोल रहे होते हैं, लड़के तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हें यहाँ पे आइडिया भी नहीं है क्या कि तुम किसके सामने खड़े हो। अगर तुम्हें पता होता ना तो कभी भी इतना बोलने की हिम्मत नहीं करते। हांशेंग बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम ग्रेट एम्पर नैंजुआन हो, जिसने कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया था। देखो तुम भले ही कितने ग्रेट क्यों ना हो, मुझे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें यहाँ पे हराऊंगा भी और खत्म भी करूंगा। ये पूरा वर्ल्ड देखने वाला है ना कि तुम बिल्कुल भी इनविंसिबल नहीं थे। बस तुम्हारे जमाने में लोग काफी ज्यादा वीक हुआ करते थे जो कि तुम ऐसे बंदे को ना हरा नहीं पाए। फाइट देख रहे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर जो ये लड़का है ये क्या करना चाहता है। ये यहाँ पे ग्रेट एम्पर नैंजुआन से ऐसी फालतू बकवास कर रहा है कि सच में इसको नहीं पता कि ग्रेट एम्पर नैंजुआन कितने खतरनाक हुआ करते थे। सच में आज से इस लड़के को ना हेमस भी नहीं बचा सकते। तभी जो एम्पर नैंजुआन होते हैं वो अपने अटैक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। नैंजुआन बोल रहा होता है, ब्लैक स्वॉर्ड साव होकर तुम्हें यूज किए हुए दिखा दो इनको कि आज भी तुम्हारे अंदर ना जंग नहीं लगी और आखिर तुम कितनी ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड हो। हांशेंग बोल रहा होता है कि एक नॉर्मल से अटैक करने के लिए इतना ड्रामा कौन करता है। फिर अपने अटैक का यूज करते हुए हांशेंग एम्पर नैंजुआन के अटैक को रोक लेता है। शॉक होते हुए एम्पर नैंजुआन सोच रहे होते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना छोटा बच्चा भी मेरे अटैक को रोक सकता है। लगता है कि यहाँ पे ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहा था, ये भी काफी ज्यादा कैपेबल है। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया। फिर चलाते हुए नैंजुआन बोलता है, मेरी ग्रेट आर्मी सामने आओ, आज वक्त आ चुका है कि हम सभी लोग वापस साथ में मिलके एक और बड़ी जंग को जीते।
तभी वहाँ पे नंजवान की पूरी आर्मी अपीयर हो जाती है। चौके वाला बंदा बोल रहा होता है कि आज तक यहाँ पे नंजवान के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था और ये भी सुना था कि इनके पास में एक गोल्डन आर्मी है, पर आज हमने देख भी लिया कि इनके पास में कितनी पावरफुल आर्मी थी और आखिर क्यों इनके वक्त में कोई इनके सामने टिक नहीं पाया। एम्परर नंजवान बोल रहे होते हैं कि जो है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता है तुम मुझसे खिलाफ गए और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। ये बोलते वो अपनी आर्मी को हानशेंग पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही खुद की आर्मी है। ये बोलते हुए हानशेंग अपनी शॉर्ट कम टेक्निक को यूज करता है और वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। एम्परर बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम स्वॉर्ड की बारिश कर सकते हो पर मेरी आर्मी को हराने के लिए ना इतना काफी नहीं है। फिर से वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और एम्पर नंदर में दूसरी तरफ से हानशेंग में काफी खतरनाक अटैक करते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है यहाँ पे इस एम्पर को लग रहा है कि इस वर्ल्ड पे रूल करके इसने बहुत बड़ा काम कर लिया है, पर यहाँ पे इस बेवकूफ को क्या पता जितनी इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है ना उसे लोगों को मैंने मार रखा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मारा है कि मुझे नंबर तक याद नहीं है और मैं अपने उस खौफनाक रूप को कभी सामने लेकर आना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उन पावर यूज करना होगा। ये बोलते हुए हानशेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। हानशेंग किलिंग इंटेंट की वजह से पूरा का पूरा आसमान लाल हो गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि मेरा किलिंग इंटेंट इतना खतरनाक है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खून से भर दे। अब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर मेरी रियल पावर्स क्या है। हानशेंग किलिंग इंटेंट के सामने गोल्डन आर्मी को भी काफी दिक्कतें आ रही होती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक नॉर्मल से इंसान के पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है। वही जो हानशेंग होता है ब्रेक थ्रू करके अर्थ के पीक पे पहुंच गया होता है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।